सबसे पहला क्वेश्चन है और इसका आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। ठीक है, आपका एयरफोर्स का एग्जाम आ रहा है, नेवी का हो चुका है, तो जो भी एग्जाम्स आए या फिर चला गया है या फिर एसएससी का हो, कोस्ट गार्ड का हो, सबके लिए बराबर है। अब यहां पर देखो रीप्रूफ लिखा हुआ है। रीप्रूफ का मतलब, अच्छा देखो पहले तो इसका सिनोनियम बताना है। ये लिख रहा है ना रीप्रूफ, रीप्रूफ का मतलब ऐसा लग रहा होगा प्रूफ की बात कर रहा है, लेकिन रीप्रूफ का मतलब होता है फटकारना, क्या, डांटना। जैसे माँ अपने बच्चे को क्या करती है, रीप्रूफ करती है, अंडरस्टैंड ना। तो रिप्रूफ का मतलब होता है डांटना, फटकारना। अगर मैं इसका सिनोनियम ही बात करता हूं तो वो होता है रिब्यूक। क्या होता है, रिब्यूक। ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया था कि रिब्यूक का मतलब ही क्या होता है, रिप्रूफ होता है ना। रिव्यू को कहो या स्कॉल्डिंग कह सकते हैं आप, या फिर रेप्रीमेंड बोल सकते हैं, REPRIMAND। तो रेप्रीमेंड भी या फिर रिब्यूक बोल सकते हैं, स्कॉल्ड बोल सकते हैं, है ना, उसी को रिप्रूफ बोलते हैं, मतलब डांटना। तो इसका सिनोनियम हमने निकाल लिया। बाकी देखो वार्निंग का तो मतलब क्या होता है, किसी को चेतावनी देना। रिड्यूक्लस हास्यप्रद है ना, किसी का मजाक बना दिया, रिड्यूक्लस हो गया वो, है ना, किसी का उपहास करना। रिड्यूकल, ये एक वर्ब होता है, रिड्यूकल, रिड्यूक्लस तो नहीं है, रिड्यूकल है। तो इसका मतलब ये होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे रिड्यूकल और भी बताता हूं इसके सिनोनियम, जैसे मॉकरी बोल सकते हैं उसे, या फिर डेरिजन भी बोल सकते हैं। डेरिजन का भी मतलब भी वो यही होता है, डेरिजन, DERISION। ठीक है, डेरिजन, डेरिजन भी वही होता है। स्कॉर्न भी होता है, SCORN, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब भी किसी को डांट फटकार नहीं, सॉरी, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को धमकी देना। जैसे थ्रेट के सिनोनियम बोल सकता हूं मैं, रिस्क, डेंजर बोल सकता हूं, हजार्ड बोल सकता हूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, ऑपोजिट बताना है, इसका उल्टा। वैल्यूएबल, ये तो पता चल गया। वैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी कुछ वैल्यू हो, कीमती, जिसे बहुमूल्य बोलते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। क्लियर है ना, और बाकी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपको इसमें देखो, क्लिक द बटन साइड, इनमें से एक राइट स्पेलिंग बताना है। देखो 4 words आर गिविंग, आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इन चारों में से आपको एक बताना है जिसकी स्पेलिंग एकदम सही लिख रही है। देखो स्टैग्नेशन है, क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जैसे कहीं पर स्टॉप हो जाना, कहीं रुक जाना, गतिहीन, उसे बोलते हैं स्टैग्नेशन। तो इसकी एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है वो ये है। स्टैग्नेशन का मतलब थोड़ा स्थिर हो जाना। जीडीपी क्या स्टैग्नेशन हो चुकी है, स्टैग्नेट हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन है और ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं इस प्रश्न को बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलो आपको ट्राई कर लिया ना आपने। अब आप पढ़ेंगे इसे कि आई हैव कम एज सून एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। अब इसको देखो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि आई हैव कम, मैं आ चुका हूं, एज सून एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप, यानी कि जैसे ही आपके जो कस्टमर्स हैं वो दुकान से चले जाएंगे वैसे ही मैं आ चुका हूं। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपके समझ में आ रही होगी कि या इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बन सकता है कि भाई जैसे ही, एज सून एज, जितनी जल्दी आपके कस्टमर्स चले जाएंगे वैसे ही मैं आ जाऊंगा, यानी ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने पहचाना एज सून एज से। ऐसे समझो, एज सून एज एक तरह से इफ का काम करता है, व्हेन का काम कर रहा है इस जगह, क्योंकि उससे क्या, दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। जब दो सेंटेंसेस को कभी भी एज सून एज से जोड़ा जाता है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, कंडीशनल एक्सप्रेशन की बात बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि एक रूल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में कि एक तो सिंपल प्रेजेंट में हो, तो आपको पता है ना, सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस वो सिंपल फ्यूचर में बनता है। तो सिंपल फ्यूचर में ये वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि इस वाली जो बात जो है वो फुली डिपेंड है इस चीज के ऊपर, यानी कस्टमर जैसे ही चले जाएंगे मैं आ जाऊंगा। तो मैं आ जाऊंगा ये इसका फाइनल रिजल्ट है कि पहले जाएंगे कस्टमर, उसके बाद मैं आऊंगा। तो फाइनल माना अंतिम जो रिजल्ट होता है वो आपको क्या बताएगा, यानी कि ये कंडीशन बन गया, ये वाला इसमें प्रेजेंट आ गया, तो जायज है जो रिमेनिंग होता है इफ वाला वो फ्यूचर में बनता है। इसीलिए मैं हैव को हटा दूंगा और मैं यहां पर शैल या बिल लिख दूंगा। ठीक है, शैल, आई के अकॉर्डिंग शैल इज द बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए पहले वाले ए पार्ट में गलती हो जाएगा।
आ गया कि नहीं आया समझ में? आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा कि आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे कभी भी आए तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ये याद हो जाएगा। आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी, यानी कि कल मैंने उसे अपने घर पर बुलाया और मैंने उसको कुछ पैसा दिया है। अब ये सेंटेंस लिखा है, जल्दी से सोच के बताओ इसमें क्या एरर है। अगर ये एरर नहीं निकाल पाए तो थोड़ा ध्यान तो लगाना पड़ेगा आपको, है ना, गलती मत करना। एक बात आप बताइए, ये पास्ट की बात कही जा रही है तो ये भी तो पास्ट में होना चाहिए ना। तो इस हैव की जगह पर क्या होना चाहिए था? हैड होना चाहिए था, तभी तो दोनों पास्ट में बात कही जाएंगी। भाई एक बात है कि आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे, ठीक है, मैंने उसके घर पर, ठीक है, उसके घर पर बुलाया। अब आगे बोला है कि एंड हैड गिवन हिम मनी, एंड उसको पैसा दे दिया था। इसका मतलब दोनों ही बात पास्ट पर डिपेंड करती हैं। जब ये पास्ट हो गया तो ये भी तो पास्ट होगा ना। कंडीशनल अलग बात होता है, कंडीशनल का अलग बनता है। जैसे आपने एज सून एज वाला देखा, इफ वाला देखा, व्हेन वाला देखा, वो अलग चीज होता है। लेकिन ये भी पास्ट में बात कही जा रही तो आगे भी तो पास्ट में ही कही जाएगी। दोनों एंड से जुड़ रही हैं, तो एंड से क्या होता है, दोनों ही जो कंडीशन होती है दोनों सेंटेंस वो एक ही में जोड़े जाते हैं। क्योंकि एंड का मतलब ही होता है कि दो बातों को जोड़ा जा रहा है जो एक ही टेंस है, एक ही काल की बात कही जा रही है वो। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है भैया, आई लाइक, ये वाला मैं आपको देता हूं कि आई लाइक इन द सन। ये आपको लगेगा सरल, ये सरल लगेगा, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप काफी बच्चे से गलत कर देंगे। आप खुद ट्राई करिएगा, याद रख लेना। देखो ये तो क्लियर है कि लाइक के बाद, डिसलाइक के बाद, कीप के बाद, फिनिश के बाद, स्टॉप के बाद, स्टार्ट के बाद जीरंड आता है। तो जीरंड, इसमें दो जीरंड है। अब ये आप देखो कौन सा यहां पर फिट बनेगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं, ये मैं इतना बता दूं। अब आगे आप थोड़ा मेहनत कर लो यार, आगे देखिएगा। आगे आपको सुनो, इडियम्स बताना है कि बटन हर लिप, यानी उसके लिप जो होठ हैं उन पर बटन लग गई। बटन का मतलब क्या होता है? आपकी शर्ट में बटन है, इसका मतलब कोई चीज खुल रही है, उसे चुप करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए, उसे बंद करने के लिए हम बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब इन चार में से जो भी होगा कहीं ना कहीं वो स्टॉप की बात करेगा, यानी कि स्टॉप टॉकिंग। अपने होठों को बटन लगा दिया है ना, बटन लगा दी मतलब बंद कर दिया। इसका मतलब है कि आपकी जो बातचीत है वो बंद हो जाएगी। यानी स्टॉप टॉकिंग का मतलब होता है बटन हर लिप। ये आपने नया सुना होगा। आगे देखिएगा, आगे इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरी। ये तो यार मैंने कई बार रिपीट करवाया है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टोरी जो मन गढ़ंत हो, मन में आ गई वही कहानी बना दी, न तो उसका सिर है ना पैर है उसका, अंडरस्टैंड और नॉट, तो उसे बोलते हैं एब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज। देयर आर फ्यू पीपल हु एंजॉय इन इन्वेंटिंग कॉक एंड बुल स्टोरी। आपको पता ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन गढ़ंत कहानियां जैसे सही नहीं बताएंगे, वो मन में जो आए वैसा बना देते हैं गलत, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एब्सर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन। ये समझना कि न्यू अगेन यानी कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कार्य है जो किसी चीज को दोबारा से उसी चीज को नए रूप में लाना, नए रूप में उसे बना देना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अब इन चारों को पढ़ेंगे, चारों का मतलब क्लियर होगा तो आप कर सकते हो। बताता हूं, एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, एकदम नई तरीके से आप दोबारा किसी चीज को बना रहे हैं। एक ही चीज है, आप उससे दोबारा बना रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपका घर है और आप उस पर व्हाइट वॉश करेंगे, है ना, उस पर सफेदी करेंगे। घर तो वही है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसे रेनोवेट कर रहे हैं। रेनोवेट का मतलब होता है एक कोई थिंग है उसको दोबारा से, है ना, उसके ऊपर परत चढ़ा करके एकदम नया बनाया जा रहा है जैसे पहले था। तो मतलब रेनोवेट किया था, रेनोवेशन किया जाता है कि नहीं, क्या घरों में करते हैं ना सफेदी दिवाली के टाइम पर। तो रेनोवेट यहां पर एकदम सही है। रेनोवेट का मतलब ही होता है कि दोबारा से एक नया बना देने, एक तरह से, है ना, नवीनीकरण करना, ऐसे बोलते हैं। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, इनोवेट का मतलब क्या होता है ना, इनोवेट का मतलब होता है ये भी एक तरह से नया करना होता है, लेकिन यहां पर एकदम सही आ जाएगा, रेनोवेट आ जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट। अच्छा देखो, इनोवेट का मतलब होता है कि टू बिगिन, किसी चीज को स्टार्ट कर देना, और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी भी नई चीज को आप एक पहली, मतलब जैसे सपोज आपने घर बना लिया, अब आप किसी को दिखा रहे हैं, भाई ये देखो, ये क्या कर रहे हैं आप, इनोवेशन कर रहे हैं उसका। ऐसे समझो कि एक तरह से
बस ऐसे ही है, ठीक है। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पहली बार आपने देखा है वही है पहली बार, लेकिन रेनोवेट का मतलब है कि एक बार है लेकिन वो खराब हो गया, फिर दोबारा से उसी घर को आप दिखा रहे हैं, तो उसे रेनोवेट बोलते हैं। इनोवेट मतलब इनॉग्रेशन, मतलब पहली बार कोई चीज बन के तैयार हुई है उसे आप दिखा रहे हैं, उसे बोलते हैं इनोवेट। आगे देखो, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं। अच्छा, इनमें देखो ओमनी साइंट, उसको ओमनी साइंट ही बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्वान होता है, ठीक है। ओमनी पोटेंट, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, लेकिन जो हर सब कुछ जानता है उसे ओमनी साइंट बोलते हैं। साइंस, और साइंस से बन गया साइंटिस्ट। ऐसे समझो जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो कितने अच्छे इंसान होते हैं ना, तो वो सब कुछ जानते हैं। याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आगे और जो रिमेनिंग है वो बताता हूं। देखो, कॉन्सियस, कॉन्सियस का मतलब क्या होता है? मतलब वही चेतना, जागृति। एक इसमें इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, है ना। अपीलिंग टू और यूजिंग द इंटेलेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। एक इसमें लर्नेट, लर्नेट का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, जिसको ज्ञान है, हाईली एजुकेटेड है, उसको बोलते हैं। आगे बढ़ जाइए। आगे है कि एनी मोर विद ड्रेड ऑफ वाटर। सर इसका मतलब क्या रहा? ऐसा मतलब, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता हो, तो जाहिर है वो नेवी में नौकरी नहीं कर सकता, उसे पानी से डर लगता है। तो पानी से डर को क्या बोलते हैं? एक बात है, हाय आपने एक चीज समझा होगा कि फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है, लेकिन जल से, पानी से डर, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोफोबिया। एक गेम था, मैं व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, उस टाइम पर हम कंप्यूटर पे से खेला करते थे। हाइड्रोफोबिया एक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रो मतलब गेम होता है एक तरह से, वो जो पानी में नाव वगैरह चलती है ना, बोट्स, उन्हें हाइड्रो बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब ही जल से रिलेटेड है, ऐसे समझो। छोड़ो, हाइड्रो का मतलब ही जल हो जाएगा, फिर ज्यादा है ना बात बढ़ जाएगी आगे। आगे और रिमेनिंग है। एक इसमें हाइड्रोफॉइल, हाइड्रोफॉइल का मतलब होता है कि पानी के जहाज को ऊपर उठाने वाला यंत्र। जैसे जैसे कि कोई मान लो कोई शिप है ना, अब क्या करेगा? वो पानी के अंदर नीचे चला गया। जैसे आपने टाइटैनिक जहाज देखा है, टाइटैनिक जहाज को आप ऊपर ला रहे हैं कैसे भी, लेकिन अब वो तो बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन वो निकला ही नहीं है। आगे देखो, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक तो आपने देखा होगा कि पानी से किसी चीज को चालू होने वाला, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक। एक इसमें हाइकिंथ, हाइकिंथ का मतलब होता है मणि या फिर रतन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं कि यू हैव कम हेयर विद द इंटेंशन इन इंसल्टिंग मी। अब ये आपको बताना है कि इस जगह पर कौन सा आ सकता है और क्यों आ सकता है, वो समझो। देखो पहली बात तो ये समझो, इंटेंशन के बाद ऑफ आता है, और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी के साथ में आती है, तो ऑफ इंसल्टिंग मी यहां पर एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑफ आता है। याद हो जाएगा ना, इंटेंशन के साथ ऑफ लगाते हैं। आगे देखिएगा कि आई डिड नॉट गिव एट द एग्जामिनेशन एज माई सर्कमस्टांसेस आर बैड। अब ये समझिएगा कि इस गिव की जगह पर क्या आएगा और क्यों आएगा। देखो मैं बताऊं, कभी भी अंडरलाइन जब कोई भी किया जाता है ना, तो अंडरलाइन के बाद जो ये लिख रहा है ना, जिसकी शुरुआत जिससे हो रही है, उस चीज को आप एक बार देख लिया करो, तभी आप यहां पर ऐड किया करो, है ना। उसके आगे भी एक बार चेक कर लिया करो। चलो, अब ये मुझे पता है कि एट जो आता है वो अपीयर के बाद में आता है। एट देखो, राइट के बाद नहीं आता, सिट के बाद नहीं आता, लेकिन एग्जामिनेशन की बात किए जा रहे हैं ना, सिट के बाद एग्जामिनेशन का तो कोई कॉन्टेक्स्ट मिल ही नहीं रहा, तो एट नहीं आएगा, मतलब अपीयर आता है। अपीयर एट, याद हो जाएगा ना। अपीयर का मतलब होता है शामिल होना, और अपीयर के साथ एट लगाते हैं। आगे बढ़ जाओ। आगे देखो, दो ही वर्कड हार्ड वट ही फील्ड। ये दो वाला तो आपने 10th में खूब पढ़ा होगा कि भाई दो के साथ क्या लगाते हैं। अच्छा देखो, ये चीजें आप याद करो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, टू के साथ टू, सो के साथ डेट, ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और, ये याद रखो। ऐसे ही दो के साथ जो इसका कोरिलेटिव है वो यट होता है। क्या होता है? यट है, ये फिक्स है, आपको याद करना है, ठीक है। द रीजन फॉर, उसके लिए भी क्या आता है? डेट आता है, उसके साथ यट नहीं आता। द रीजन फॉर के साथ जो कंजंक्शन चलता है कोरिलेटिव, वो दैट चलता है। जैसे नो सूनर के साथ जो कोरिलेटिव चलता है वो देन चलता है, और देन कौन सा? ए वाला, यानी देन कौन सा? ऐसा वाला। चलो आगे बढ़ जाओ। नो सूनर डिड द टीचर कम इन टू द क्लास व्हेन वी स्टूड अप।
एक बात आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी कभी नो सुनर दिख जाए तो उसमें सिर्फ आपकी तीन सोच होनी चाहिए, तीन थिंकिंग, बस वहीं से गलत होता है नो सुनर वाला। एक तो नो सुनर के जस्ट बाद यहां पर पास्ट आना चाहिए, या तो हेड हो या फिर डिड हो। दूसरी बात, इसका जो कोरिलेटिव है, जो कंजंक्शन है जिससे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, वो कंजंक्शन देन होना चाहिए। अभी बताया था, इसीलिए वो भी देन कौन सा, ऐसा। ये एयरफोर्स में आया था और मुझको बहुत अच्छी तरह से याद है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हो गया क्या, आगे अभी नहीं, चलो एक और रह गया फिर मैं खत्म कर दूंगा। ही वॉज सो मच कावर्ड टू हेल्प हिज फ्रेंड। पहली बात, नो बकवास, ये कावर्ड नहीं होना चाहिए, ये क्राउड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये क्राउड होना चाहिए। मैं इसका जवाब भी दूंगा कि यहां पर कावर्ड क्यों नहीं आ सकता, क्राउड क्यों होना चाहिए, बता दूं। देखो क्राउड होता है CROWD, ठीक है। क्राउड, क्राउड का मतलब WARD होता है, सॉरी। क्राउड का मतलब देखो एक बार चेक कर लेता हूं, COWR, सॉरी सी, अरे अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये क्राउड है ना, CROWD, ये होता है, ठीक है। CROWD ये होता है क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। और ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब है कि टू मच ऑफ अ क्राउड, ये एक फ्रेजल वर्ब है पूरा। यानी कि क्राउड, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा कहीं भीड़ का होना, उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं टू मच अ क्राउड बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, टू मच ऑफ अ क्राउड, ये एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं, सर जी मजा नहीं आ रहा है, जरा एक बार दोबारा बताना। देखो मैं आपको एकदम सही बताऊं, ये बताओ, आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सो के साथ तो भैया दैट चलता है। पहली बात, सो के साथ तो दैट चलता है ना, दैट नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये सो मच अ, ये जो कावर्ड लिखा है ये तो हटेगा ही हटेगा। इसकी जगह पर आएगा टू, मुझे पता है टू के साथ इसका कोरिलेटिव टू चलता है, इसीलिए टू वाला ऑप्शन एकदम सही है, ऐसे समझ लो आप, चलेगा। दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत